तो यूपी का चुनाव और यूपी के चुनाव की रणभेरी जो बजी है उसमें मुद्दा क्या है और इसका सेंट्रल थीम क्या है? क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो प्रधानमंत्री ने विकास की गंगा बहाई है? तो हमारे साथ श्रीकांत शर्मा हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं और इस समय पावर मिनिस्टर हैं, तो इनसे जानते हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। वेस्टर्न यूपी में जो एक समस्या कई जगहों पे घूमा, तो किसान ये कहते हैं कि जो पावर टैरिफ है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह से किसान नाराज़ है। तो क्या ये सचमुच समस्या है या किसान को लगता है कि बाकी राज्यों की तुलना में उनसे ज़्यादा वसूला जा रहा है, या आखिर मुद्दा क्या है? देखिए, हमने किसानों का जो टैरिफ था वो आधा कर दिया है। 170 रुपये प्रति एचपी के हिसाब से किसानों से बिल लिया जाता था फिक्स में। आज हम 85 रुपये प्रति एचपी के हिसाब से हमने किसानों से टैरिफ ले रहे हैं। दूसरा, किसानों को पहले व्यवस्थित बिजली नहीं देते थे। पहले सर्दी में किसान जैसी बिजली आती थी खेत पर पहुंचता था, बिजली गायब हो जाती थी, तो पूरी रात कंबल में ही खेत पर किसान की निकलती थी। अब हमने सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कृषि फीडरों को हमने अलग कर दिया है। 10 घंटे बिना किसी व्यवधान के हम 10 घंटे किसानों को आपूर्ति दे रहे हैं। कहीं थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उसी दिन उसकी भरपाई भी हम लोग करते हैं। हम सिस्टम को व्यवस्थित कर रहे हैं। पहले 4 जिलों को ही बिजली दी जाती थी, आज समान रूप से 75 जिलों को हम लोग बिजली दे रहे हैं। हमने दाम नहीं बढ़ाए, बल्कि अखिलेश सरकार ने 61% बिजली के दाम में बढ़ोतरी की और बिजली 4 जिलों को दी। हमने 54% की ग्रामीण क्षेत्र में बिजली में वृद्धि की है। हमने 9000 मेगावाट से अधिक आपूर्ति में वृद्धि की है। तो पहले 16000 मेगावाट पे ही सिस्टम जो है कहीं ना कहीं कोलैप्स होने के चांसेस होते थे। आज हम 25000 मेगावाट से कहीं अधिक सप्लाई उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। हमने सस्ते पीपीए किए हैं, पावर फॉर ऑल किया है। तो हम सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली के संकल्प को चरितार्थ कर रहे हैं। पहले किसानों को बिजली मिलती ही नहीं थी, 2 घंटे 4 घंटे मिलती थी। ट्यूबवेल डीजल इंजन से चलाते थे, बहुत महंगा पड़ता था। तो हम तो चौधरी चरण सिंह जी का, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था गरीब को लेकर, किसान को लेकर, उसको हम लोग साकार कर रहे हैं। आने वाले समय में किसानों की इनकम बढ़े, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस चुनाव का सेंट्रल थीम क्या है? क्या राम मंदिर है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम किया हुआ है, या फिर डेवलपमेंट है जो यूपी में योगी ने कराए हैं? एक ही इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है विकास, 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 विकास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 में हमारी सरकार बनी। तो 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, फिर हमारे मुख्यमंत्री जी बने योगी जी, उसके बाद का उत्तर प्रदेश कैसा है, ये फर्क साफ है। पहले माफिया राज करता था, गुंडई होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। तो आज हमने गुंडई पर अंकुश लगाया है। पहले अंधेरा रहता था, ऊबड़ खाबड़ सड़कें रहती थी, कूड़े के ढेर रहते थे शहरों में। तो हमने नगर निगम में सफाई की है, कूड़े के ढेर समाप्त किए हैं, स्वच्छता पर हम लोग काम कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा पर काम कर रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश की पहचान ऊबड़ खाबड़ सड़कें और अंधेरा था। आज बहुत अच्छी सड़कें हमने बनाई हैं और उत्तर प्रदेश में रोशनी है। तो आज उत्तर प्रदेश की पहचान रोशनी है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी कानून व्यवस्था है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अच्छी शिक्षा पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो बुनियादी जो आवश्यकताएं, जो कॉमन मैन जो चाहता है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक मंदिर की आप बात कर रहे हैं, तो मंदिर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है हमारे प्रति, अपने आप के प्रति, अपने समाज के प्रति, हमारे स्वयं के प्रति। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम अलग है, विकास पे हम काम करते हैं। हम सनातनी हैं। हम मंदिर का अगर भव्य दिव्य नहीं बनाएंगे तो कब मंदिर बनेंगे? लेकिन सनातनियों की एक बात है कि सनातनी जब सत्ता में होते हैं तो वो 20% की राजनीति नहीं करते, नहीं 80% की राजनीति करते हैं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। हम 100% की राजनीति करते हैं। आज हमारी योजना में देखिए, बिजली सबको मिल रही है। 20% जो जिसकी राजनीति सपा बसपा कांग्रेस करती थी, हम उसको भी बिजली दे रहे हैं। आज वैक्सीन सबको लग रही है, आज राशन डबल सबको मिल रहा है, पक्की छत सबको मिल रही है, आयुष्मान का कार्ड सबका बन रहा है, पक्की जो बहन बेटियों के लिए शौचालय है वो सबको बन रहे हैं, और किसान सम्मान निधि का लाभ सबको मिल रहा है। तो जो केंद्र की योजना है, राज्य की योजना है, उस सबका लाभ बिना किसी भेदभाव के अपने जो प्रदेशवासी हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। ये सनातनियों की पहचान है। तो क्या अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है? देखिए, अयोध्या 500 वर्ष से अयोध्या को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आज एक बहुत शुभ अवसर आया है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम लोग सब संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं। हमारी आस्था अपने संविधान में है, देश संविधान से चलता है।
आप देख रहे हैं जिस तरह से भव्य और दिव्य मंदिर का वहाँ निर्माण हो रहा है कोर्ट के आदेश पर। तो उसके बाद जैसे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को एक काशी का मॉडल दिया है, और काशी के मॉडल को अध्ययन करेंगे तो आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा। हमारी पुरातन संस्कृति आपको मिलेगी, सनातन संस्कृति आपको पुरातन हमारी वहाँ मिलेगी, और आधुनिकता भी उसमें आपको मिलेगी। तो वही मॉडल है हमारा आगे का, और उसी मॉडल पर जहाँ भगवान कृष्ण विराजमान है, जहाँ गर्भगृह है, उसको भी दिव्य और भव्य बनाना है। ब्रज 84 कोष को दिव्य और भव्य बनाना है। बाकी बिहारी जी के जो स्थान है उसको और दिव्य भव्यता देंगे। यमुना जी का शुद्धिकरण हमारी प्रतिबद्धता है। बहुत काम हमने यमुना जी के शुद्धिकरण पर किया है। 35 नाले यमुना में गिरते थे, हमने 2 साल में 35 में से 31 नाले टैप कर दिए हैं। 4 नाले शेष बचे हैं, उनको भी हम ठीक करेंगे। बाकी बिहारी को जाने वाली गलियां हैं उनको बहुत अच्छा सुंदर बनाया है, कुंज गलियां हैं। भगवान कृष्ण यहाँ राधे जी के साथ, सखियों के साथ खेलते थे। द्वारकाधीश जी के पीछे की जो गलियां हैं उनको हमने अच्छा किया है। यहाँ तारों का मकड़ जालता शहर के अंदर, उसको अंडरग्राउंड केबल में कन्वर्ट किया है। 1.25 लाख मेरे यहाँ घर हैं, उनमें से 17,000 घरों को मीठा पानी हम लोग दे रहे हैं। बाकी सबको 2024 तक मीठा पानी देंगे। खेल की सुविधाएं हम लोग बढ़ा रहे हैं। आने वाले 5 साल में जो हमारे खेल पर जो हमारे बेटे और बेटियां यहाँ खेल में रुचि रखते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए कहीं बाहर दूसरे जिले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ट्रेनिंग इस तरह के इंस्टीट्यूट हम लोग तैयार करेंगे। तो हम यहाँ लगातार विकास पर काम करते हैं। दोनों चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ हमारा विकास है, दूसरी तरफ हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। मौर्य जी ने तो कहा कि अब मथुरा की बारी है। मैंने कहा अपने बारे में मैंने बताया कि हमारा हम किस तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हम साकार कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना साकार करें। धारा 370 को समाप्त किया। 14 से और 19 तक का सफर देखें हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो गरीब की झोंपड़ी में जो जो आवश्यकता थी उसको थाली में सजाकर हमने वो सब बुनियादी आवश्यकताएं दी जिसकी उसको जरूरत थी। और वहीं हमने पंडित जी का सपना जो था वो साकार किया। डॉक्टर साहब का जो सपना था मुखर्जी जी का कश्मीर को लेकर, एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, धारा 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया। और वहीं आम जन, जब तक इस देश का गरीब आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बनेगा तब तक आप भारत को विश्व गुरु बनाने की कल्पना नहीं कर सकते। एक और सवाल कि चूंकि आप उस कैबिनेट के सदस्य हैं जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य थे और दारा सिंह चौहान थे, इन सब ने कहा कि ये पार्टी पिछड़ों की पार्टी नहीं है, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा था। तो आप कैबिनेट में थे, सचमुच ऐसा हुआ था या ये फिर सब मौज लेके मजा लेके फिर चले गए और फिर आरोप लगाने लगे? देखिए, मैं जो चले गए हैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग चले भी गए हैं, लेकिन ये जो विकास की सतत प्रक्रिया है ये रुकने वाली नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो काम हमने शुरू किए हैं, अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, फिल्म तो अभी बाकी है। तो आप अखिलेश यादव को ब्रांडेड क्यों कर रहे हैं कि आप जितने भी वीडियो बनाते हैं उसमें दिखाते हैं कि आजम खान, फलाना अली सब ये गुंडे हैं? तो ये तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात हो रही है ना। फिर मेरी बातचीत में आपने सुना कुछ? नहीं, मैं बातचीत में नहीं है। वीडियो जो कई सारे बीजेपी के चल रहे हैं, तो हमारे तो वीडियो में हम अपनी बात ही कह रहे हैं। अब सोशल मीडिया है, कौन क्या चला रहा है, कौन क्या नहीं चला रहा है। हाँ, लेकिन जनता को याद तो दिलाना पड़ेगा ना। बहन बेटियां कहती थी कि जिस गाड़ी में है लाल झंडा, समझो उसमें बैठा है कोई सपा का गुंडा। हमने थोड़ी कहा, ये तो एक परसेप्शन था प्रदेश में, मैंने नहीं कहा ये, हम नहीं कहते ये सब बातें। तो जवाहर बाग इसका उदाहरण है। जवाहर बाग में एक भूमाफिया ने 200 एकड़ पर कब्जा कर लिया और उसको संरक्षण दिया सपा सरकार ने। वहाँ दो हमारे पुलिस वालों की हत्या हो गई। मुकुल द्विवेदी साहब को मार दिया गया, संतोष यादव जी को मार दिया गया। तो अखिलेश यादव जी की सरकार में इस तरह के कार्य हुए। और अभी आप देखें, खनन माफिया तो जेल में ही है, प्रजापति को कौन भूल सकता है। तो ये जो कार्य इन लोगों ने किए, तो जनता उनको स्मरण करती है, जनता याद करती है कि नहीं भाई, अब को हमको सुशासन चाहिए, हमें गुंडाराज नहीं चाहिए, हमें माफिया नहीं चाहिए। अब जो माफिया था पहले, जो गुंडई करते थे, तो बहन बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं करते थे, आज जो उनकी हिम्मत नहीं है वो बहन बेटियों को छेड़ें। पहले तो 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज व्यापारी सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि कोई गुंडा मवाली या कोई भी जिसके ऊपर मुकदमे हैं, चार्जेज हैं, वो बीजेपी में आता है तो वो गंगा नहा लेता है। और फिर कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर चार्जेस थे, लेकिन बीजेपी में आए, फिर बीजेपी को निकालना पड़ा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर चार्जेज हैं। देखिए, देश में एक कानून है, किसी को आपत्ति है तो कोर्ट चला जाए, कानून का राज है। मैंने जो अपनी सरकार हमारी क्या कर रही है, हम आगे क्या करेंगे, उसके बारे में आपको विस्तार से बताया है।
एक अंतिम सवाल कि एज ए एनर्जी मिनिस्टर आप अगली बार भी सरकार में अगर यही पोर्टफोलियो रहता है तो आपका विज़न क्या है? क्या करेंगे आप ऐसा कि बिजली कटौती ना हो? क्या ऐसी बुनियादी चेंज करेंगे आप? देखिए, हम अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रदेश है। काशी से हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं और उत्तर प्रदेश पर उनका स्नेह बहुत रहता है। तो जो भी बिजली क्षेत्र में कार्य हुआ है, पूरा श्रेय मैं प्रधानमंत्री जी को देता हूं और अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को देता हूं। और अभी भी हम पहले चरण में हमने जो 3 विभाग होते हैं, जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमने जनरेशन में 2032 तक हमारे पास में पर्याप्त बिजली है। अब उत्तर प्रदेश सरप्लस पावर स्टेट है। उत्तर प्रदेश अब बिजली बेचने वाला राज्य है। ट्रांसमिशन में हमने लगभग 12,000 करोड़ से अधिक के कार्य किए हैं। हमने ट्रांसमिशन सब स्टेशंस तैयार किए हैं। हमने ट्रांसमिशन की लाइनों को बढ़ाया है, इंफ्रा पर काम किया है और अब 3rd फेज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करने वाले हैं। तो थोड़ी बहुत जो कटौती होती है, ट्रिपिंग हो जाती है, ओवरलोड की कुछ लाइनें हैं, तो आने वाले हम 2 साल के अंदर अभी केंद्र की तरफ से हमको पैसा मिल रहा है, तो पूरे जितने भी पुराना इंफ्रा है सबको हम लोग चेंज करेंगे। 24 घंटे बिजली का लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं और बिना 24 सेकंड भी उत्तर प्रदेश से बिजली ना जाए, इस तरह की आने वाले समय में हम लोग व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा का। चूँकि श्रीकांत शर्मा प्रवक्ता भी रहे हैं तो इसलिए उन्होंने सारे सवाल को बहुत ही डॉज करते हुए हमें गुगली खिलाई है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर वो सत्ता में दोबारा आते हैं और उसी पोर्टफोलियो को संभालते हैं तो कम से कम पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली होगी। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, मथुरा।